हेलो स्टूडेंट्स, वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अगर आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया डाउनलोड लिंक चेक करें। थैंक यू। चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे BSOC 110 सोशल स्ट्रैटिफिकेशन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस विद आंसर्स। ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने ये अच्छे से कर लिए तो एग्जाम निकलना पक्का है। लेट्स बिगिन। क्वेश्चन 1, एक्सप्लेन बॉर्डियर्स थियरी ऑफ कल्चरल एंड सोशल रिप्रोडक्शन। क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन। इस क्वेश्चन में हमें पियर बॉर्डियू के थियरी को समझना है, जिसमें वो बताते हैं कि सोसाइटी में इनइक्वालिटी कैसे एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक ट्रांसफर होती है। हमें कल्चरल कैपिटल, हैबिटस, सोशल कैपिटल और एजुकेशन की रोल को एक्सप्लेन करना है जो प्रिविलेज को मेंटेन करता है। आंसर। इंट्रोडक्शन। पियर बॉर्डियू एक फ्रेंच सोशियोलॉजिस्ट थे जिन्होंने कल्चरल और सोशल रिप्रोडक्शन का थियरी दिया। इस थियरी का मेन पॉइंट यह है कि एजुकेशन, फैमिली और कल्चर के थ्रू इनइक्वालिटी बार बार रिप्रोड्यूस होती है। बॉर्डियू ने कल्चरल कैपिटल, हैबिटस और सोशल कैपिटल जैसे कॉन्सेप्ट्स दिए जो समझाते हैं कि क्यों रिच और प्रिविलेज्ड फैमिलीज के बच्चे ज्यादा सक्सेसफुल होते हैं। इस आंसर में हम इन कॉन्सेप्ट्स को डिटेल में समझेंगे। मेन बॉडी। 1. सोशल रिप्रोडक्शन का कॉन्सेप्ट। सोशल रिप्रोडक्शन का मतलब है इनइक्वालिटी और क्लास डिफरेंस का एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर होना। सोसाइटी को अक्सर मेरिट बेस्ड दिखाया जाता है, लेकिन बॉर्डियू कहते हैं कि स्कूल्स और फैमिलीज एक्चुअली रिच फैमिलीज का एडवांटेज आगे पास करते हैं। एग्जाम्पल, एजुकेटेड पेरेंट्स के बच्चे ज्यादा अच्छा परफॉर्म करते हैं क्योंकि उन्हें घर से ही पढ़ने की एनवायरनमेंट और कॉन्फिडेंस मिलता है। 2. कल्चरल कैपिटल। डेफिनेशन। कल्चरल कैपिटल मतलब वो नॉलेज, स्किल्स, मैनर्स और एजुकेशन जो किसी इंसान को सोशल एडवांटेज देते हैं। 3 टाइप्स है। एम्बॉडीड कल्चरल कैपिटल, जैसे बोलने का स्टाइल, कॉन्फिडेंस, नॉलेज। ऑब्जेक्टिफाइड कल्चरल कैपिटल, जैसे बुक्स, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, आर्ट पीसेस। इंस्टीट्यूशनलाइज्ड कल्चरल कैपिटल, जैसे डिग्रीज और सर्टिफिकेट्स। एग्जाम्पल, एक मिडिल क्लास स्टूडेंट इंग्लिश फ्लुएंटली बोल सकता है और इंटरव्यू में इंप्रेस कर सकता है, जबकि वर्किंग क्लास स्टूडेंट को प्रॉब्लम हो सकती है। 3. हैबिटस और सोशलाइजेशन। हैबिटस वो वैल्यूज, सोच और बिहेवियर है जो एक इंसान अपने फैमिली और अपब्रिंगिंग से सीखता है। रिच फैमिलीज के बच्चे अपने आप में कॉन्फिडेंस और एलीट लाइफस्टाइल के नॉर्म्स अडॉप्ट कर लेते हैं। एग्जाम्पल, एक एलीट बैकग्राउंड का स्टूडेंट यूनिवर्सिटी में कंफर्टेबल होता है, लेकिन एक फर्स्ट जनरेशन लर्नर को ऑकवर्डनेस होती है। इस तरह से लोग अपनी अपब्रिंगिंग के अकॉर्डिंग क्लास बेस्ड बिहेवियर रिपीट करते हैं। 4. एजुकेशन का रोल। एजुकेशन को मेरिट बेस्ड माना जाता है, पर असल में स्कूल्स रिच फैमिलीज के बच्चों को प्रेफर करते हैं। टीचर्स उनकी लैंग्वेज और स्टाइल को इंटेलिजेंट समझते हैं, जबकि वर्किंग क्लास के स्टाइल को इग्नोर कर देते हैं। एग्जाम्स और सिलेबस भी मिडिल क्लास कल्चर को प्रमोट करते हैं। एग्जाम्पल, इंडिया में इंग्लिश मीडियम बैकग्राउंड वाले स्टूडेंट्स को हायर एजुकेशन में एडवांटेज होता है कंपेयर टू रीजनल मीडियम स्टूडेंट्स। 5. सोशल कैपिटल और नेटवर्क्स। सोशल कैपिटल वो रिसोर्सेज हैं जो इंसान को अपने सोशल कॉन्टैक्ट्स और रिलेशनशिप्स के थ्रू मिलते हैं। रिच फैमिलीज के कॉन्टैक्ट्स उनके बच्चों के लिए जॉब्स, इंटर्नशिप्स और करियर अपॉर्चुनिटीज खोल देते हैं। एग्जाम्पल, एक वेल कनेक्टेड स्टूडेंट प्रेस्टिजियस करियर में इजीली एंट्री ले लेता है, जबकि इक्वली टैलेंटेड पुअर स्टूडेंट स्ट्रगल करता है। इस वजह से इनइक्वालिटी और प्रिविलेज हर जनरेशन में कंटिन्यू होता है। 6. बॉर्डियू के थियरी की इंपॉर्टेंस। यह थियरी एक्सप्लेन करती है कि क्यों पॉवर्टी और प्रिविलेज दोनों जनरेशन्स तक टिकते हैं। ये बताती है कि सिर्फ पैसा ही नहीं, बल्कि कल्चर और कॉन्टेक्स्ट भी सक्सेस के लिए जरूरी होते हैं। इसका उस आज के डिबेट्स में भी होता है, जैसे रिजर्वेशन पॉलिसी और हायर एजुकेशन के एक्सेस पे। कंक्लूजन में कह सकते हैं कि बॉर्डियू का थियरी कल्चरल और सोशल रिप्रोडक्शन हमें बताता है कि एजुकेशन और कल्चर एक न्यूट्रल सिस्टम नहीं है, बल्कि इनइक्वालिटी को मेंटेन करता है। कल्चरल कैपिटल, हैबिटस और सोशल नेटवर्क्स के थ्रू रिच फैमिलीज अपना एडवांटेज पास कर देते हैं। आज के टाइम में भी ये थियरी रेलेवेंट है क्योंकि हम सोसाइटी में सेम इनइक्वालिटी देखते हैं। इफ यू नीड द नोट्स ऑफ दिस वीडियो, देयर इज अ डाउनलोड लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। Be sure to check it out. Thank you. Question 2. Discuss the attributional theories of caste.
क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन। इस क्वेश्चन में हमें एट्रीब्यूशनल थियरीज ऑफ कास्ट को एक्सप्लेन करना है। मतलब ये बताना है कि कास्ट को कैसे समझाया गया है उन थियरीज के थ्रू जो उसके एट्रीब्यूट्स, वैल्यूज और कल्चरल मीनिंग्स पर फोकस करती है। साथ ही हमें इंपॉर्टेंट स्कॉलर्स और उनके व्यूज को भी डिस्कस करना है। आंसर। इंट्रोडक्शन। कास्ट भारत का सबसे पुराना और गहरा सोशल स्ट्रैटिफिकेशन सिस्टम है। इसके ओरिजिन और एग्जिस्टेंस को समझने के लिए अलग अलग थियरीज दी गई है। एट्रीब्यूशनल थियरीज यह कहती हैं कि कास्ट सिर्फ इकोनॉमिक या पॉलिटिकल सिस्टम नहीं है, बल्कि एक कल्चरल और आइडियोलॉजिकल सिस्टम है जो एट्रीब्यूट्स, वैल्यूज और बिलीफ्स पर बेस्ड है। इन थियरीज में मेनली प्योरिटी, पॉल्यूशन और रिचुअल स्टेटस को इंपॉर्टेंस दिया जाता है। इस आंसर में हम घूरिया, डुमोंट और दूसरे स्कॉलर्स के एट्रीब्यूशनल थियरीज को डिटेल में समझेंगे। मेन बॉडी। 1. एट्रीब्यूशनल थियरीज का मतलब। एट्रीब्यूशनल थियरीज का मेन फोकस उन एट्रीब्यूट्स पर होता है जो लोगों को कास्ट के बेस पर दिए जाते हैं। ये कास्ट को रिचुअल स्टेटस, प्योरिटी, पॉल्यूशन और हायरार्की के थ्रू समझाते हैं। स्ट्रक्चरल या इकोनॉमिक थियरीज की जगह यह कल्चरल सिंबॉलिक एस्पेक्ट्स को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। 2. जीएस घूरिया का कंट्रीब्यूशन। जीएस घूरिया ने कास्ट को एट्रीब्यूशनल टर्म्स में समझाया। उनके हिसाब से कास्ट के फीचर्स हैं सोसाइटी का सेगमेंटल डिवीजन, प्योरिटी, पॉल्यूशन के बेसिस पर हायरार्की, फूड और सोशल रिलेशंस पर रिस्ट्रिक्शंस, एंडोगमी, सिर्फ अपनी कास्ट में शादी, लोअर कास्ट के लिए सिविल और रिलीजियस डिसेबिलिटीज। घूरिया कहते हैं कि कास्ट ऑक्यूपेशन से ज्यादा अस्क्राइब्ड स्टेटस और कल्चरल प्रैक्टिसेस से समझा जाता है। 3. लुई डुमोंट और होमो हायरार्किकस। लुई डुमोंट ने अपनी किताब होमो हायरार्किकस में कास्ट का एट्रीब्यूशनल एक्सप्लेनेशन दिया। डुमोंट के हिसाब से कास्ट का बेस है प्योरिटी और पॉल्यूशन का प्रिंसिपल। उन्होंने कहा, हायरार्की कास्ट सिस्टम का मेन एलिमेंट है। यह आइडियोलॉजी हिंदू रिलीजियस टेक्स्ट और रिचुअल से आए है। हर ग्रुप अपनी पोजीशन एक्सेप्ट करता है क्योंकि ये शेयर्ड बिलीफ सिस्टम है। डुमोंट ने कास्ट को मेनली एक कल्चरल और आइडियोलॉजिकल सिस्टम के रूप में देखा, लेकिन उनकी थियरी को क्रिटिसाइज भी किया गया कि उन्होंने कास्ट के इकोनॉमिक और पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स को इग्नोर किया। 4. दूसरे एट्रीब्यूशनल पर्सपेक्टिव्स। एम.एन. श्रीनिवास का संस्कृताइजेशन का कॉन्सेप्ट भी एट्रीब्यूशनल पर्सपेक्टिव है, जिसमें लोअर कास्ट हायर कास्ट के रिचुअल्स अपना कर अपना स्टेटस इंप्रूव करती है। हॉकाट और रिजली ने भी कास्ट को रिचुअलिस्टिक और रिलीजियस एट्रीब्यूट्स के थ्रू एक्सप्लेन किया। ये सब दिखाता है कि कास्ट के चलने का एक बड़ा रीजन कल्चरल बिलीफ्स और वैल्यूज हाई है। 5. क्रिटिसिज्म ऑफ एट्रीब्यूशनल थियरीज। क्रिटिक्स कहते हैं कि ये थियरीज ज्यादा कल्चर और रिचुअल पे फोकस करती है और इकोनॉमिक पॉलिटिकल डायमेंशंस को इग्नोर करती है। मार्क्सिस्ट स्कॉलर्स कास्ट को एक्सप्लॉयटेशन के सिस्टम के रूप में समझाते हैं, जो एट्रीब्यूशनल थियरीज मिस करती है। फेमिनिस्ट स्कॉलर्स भी कहते हैं कि ये थियरीज कास्ट के जेंडर के साथ इंटरेक्शन को ओवरलुक करती है। फिर भी एट्रीब्यूशनल थियरीज की इंपॉर्टेंस ये है कि ये कास्ट के सिंबॉलिक और कल्चरल पावर को हाईलाइट करती है। कंक्लूजन। एट्रीब्यूशनल थियरीज कास्ट को समझाते हैं कल्चरल और आइडियोलॉजिकल फैक्टर्स के थ्रू, जैसे प्योरिटी, पोल्यूशन, हायरार्की और रिलीजियस सैंक्शंस। घुरी, डुमोंट और श्रीनिवास जैसे स्कॉलर्स ने दिखाया कि कास्ट सिर्फ मटेरियल स्ट्रक्चर नहीं है, बल्कि एक बिलीफ सिस्टम भी है जो सोसाइटी में इनइक्वालिटी को जस्टिफाई करता है। इन थियरीज की अपनी लिमिटेशंस है, लेकिन कास्ट के कल्चरल फाउंडेशन को समझने में ये थियरीज बहुत यूजफुल है। If you need the notes of this video, there's a download link in the description box. Be sure to check it out. Thank you. Question 3. Explain Talcott Parsons' approach to social stratification. Question explanation. इस क्वेश्चन में हमें टेलकॉट पार्सन्स के नजरिए को समझना है जो उन्होंने सोशल स्ट्रैटिफिकेशन के बारे में दिया था। हमें बताना है कि उनका फंक्शनलिस्ट अप्रोच क्या था, कैसे उन्होंने इनइक्वालिटी को सोसाइटी के लिए जरूरी माना और उससे वैल्यू कंसेंसस, रोल एलोकेशन और सोशल ऑर्डर के साथ जोड़ा। साथ ही इसके क्रिटिसिज्म्स को भी डिस्कस करना है। आंसर। इंट्रोडक्शन। सोशल स्ट्रैटिफिकेशन का मतलब है सोसाइटी में लोगों का हायरार्की के हिसाब से अरेंज होना, जैसे क्लास, स्टेटस और पावर के बेस पर। टैलकट पार्सन्स एक फंक्शनलिस्ट थिंकर थे जिन्होंने माना कि स्ट्रैटिफिकेशन हर सोसाइटी में होती है और ये सोसाइटी को इंटीग्रेट और स्टेबल बनाने में हेल्प करती है। उनके नजरिए में इनइक्वालिटी एक नेचुरल और यूजफुल प्रोसेस है जो लोगों को मोटिवेट करती है और रोल्स को एलोकेट करती है। मेन बॉडी। 1. फंक्शनलिस्ट बेसिस ऑफ स्ट्रैटिफिकेशन।
पार्सन्स एक फंक्शनलिस्ट जो मानते थे कि सोसाइटी का हर पार्ट एक काम करता है। स्ट्रैटिफिकेशन भी एक ऐसा सिस्टम है जो सोसाइटी में ऑर्डर और स्टेबिलिटी बनाता है। ये सिर्फ इकोनॉमी पे बेस्ड नहीं होता, बल्कि कल्चर, नॉर्म्स और वैल्यूज पे भी डिपेंड करता है। एग्जाम्पल, एक डेमोक्रेटिक कंट्री में लीडर सिर्फ पैसा होने से नहीं बनता, बल्कि उसकी नॉलेज, लीडरशिप और पब्लिक ट्रस्ट से स्टेटस मिलता है। 2. वैल्यू कंसेंसस और लेजिटिमेसी। पार्सन्स के हिसाब से सोसाइटी तब चलती है जब सब लोग कुछ कॉमन वैल्यूज को शेयर करते हैं। इसे वैल्यू कंसेंसस कहते हैं। स्ट्रैटिफिकेशन इसी वैल्यू कंसेंसस पे बेस्ड होती है, इसलिए लोग इनइक्वालिटी को फेयर और जस्टिफाइड समझते हैं। जैसे डॉक्टर्स और टीचर्स को हाई रिस्पेक्ट मिलता है क्योंकि सोसाइटी हेल्थ और एजुकेशन को इंपॉर्टेंट वैल्यू समझती है। एप्लीकेशन, इंडियन सोसाइटी में गुरु को हमेशा रिस्पेक्ट मिला है, चाहे उनके पास वेल्थ ना हो, क्योंकि नॉलेज सेक्रेड वैल्यू थी। 3. रोल एलोकेशन और सोशल ऑर्डर। पार्सन्स कहते हैं कि स्ट्रैटिफिकेशन एंश्योर करती है कि इंपॉर्टेंट रोल्स केपेबल लोगों को मिले। हाई रैंकिंग पोजीशंस ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी और ट्रेनिंग मांगती है, इसलिए उन्हें रिवॉर्ड्स और प्रेस्टीज दिया जाता है। इस प्रोसेस से सोसाइटी में ऑर्डर आता है और कॉन्फ्लिक्ट कम होता है। एग्जाम्पल, एक कंपनी में सीईओ को वर्कर से ज्यादा सैलरी इसलिए मिलती है क्योंकि उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी और डिसीजन मेकिंग का लेवल हाई होता है। 4. AGIL मॉडल और स्ट्रैटिफिकेशन। पार्सन्स ने अपना AGIL फ्रेमवर्क दिया जिसमें स्ट्रैटिफिकेशन को इंटीग्रेशन से कनेक्ट किया। स्ट्रैटिफिकेशन इंडिविजुअल्स के मोटिव्स को सोसाइटी के गोल्स के साथ अलाइन करता है। इनइक्वालिटी लोगों को मोटिवेट करती है कि वो सोशली वैल्यूएबल गोल्स के लिए मेहनत करें। एग्जाम्पल, स्टूडेंट्स डॉक्टर या इंजीनियर बनने के लिए हार्ड वर्क करते हैं क्योंकि उनके लिए प्रेस्टीज और रिवॉर्ड हाई होते हैं, और ये सोसाइटी के लिए भी यूजफुल होता है। 5. क्रिटिसिज्म्स ऑफ पार्सन्स अप्रोच। ओवरएम्फेसिस ऑन कंसेंसस। हर इनइक्वालिटी वैल्यूज पे बेस्ड नहीं होती, कई बार वो एक्सप्लॉयटेशन का रिजल्ट होती है। कॉन्फ्लिक्ट इग्नोर करना। मार्क्स कहता है कि स्ट्रैटिफिकेशन कॉन्फ्लिक्ट और स्ट्रगल क्रिएट करता है, लेकिन पार्सन्स ने इससे इग्नोर किया। लेजिटिमेसी का प्रॉब्लम। हर इनइक्वालिटी जस्टिफाइड नहीं होती, जैसे कास्ट, रेस और जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। फिर भी पार्सन्स का थियरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बताता है कि कल्चरल बिलीफ स्ट्रैटिफिकेशन को शेप करते हैं। कंक्लूजन, पार्सन्स के हिसाब से स्ट्रैटिफिकेशन एक फंक्शनल सिस्टम है जो सोसाइटी को इंटीग्रेट करता है, इनइक्वालिटी को वैल्यू कंसेंसस के थ्रू जस्टिफाई करता है और इंपॉर्टेंट रोल्स को एलोकेट करता है। हालांकि क्रिटिक्स कहते हैं कि उन्होंने एक्सप्लॉयटेशन और कॉन्फ्लिक्ट इग्नोर किया, लेकिन उनका थियरी अभी भी यूजफुल है समझने के लिए कि सोसाइटी में इनइक्वालिटी कैसे ऑर्डर और स्टेबिलिटी मेंटेन करती है। If you need the notes of this video, there's a download link in the description box. Be sure to check it out. Thank you. Question 4. What according to Marx are the causal factors for the growth of class? Discuss. Question explanation. इस क्वेश्चन में हमें समझना है कि कार्ल मार्क्स के हिसाब से सोशल क्लास कैसे बनती है और ग्रो करती है। हमें उनके इकोनॉमिक बेस, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, एक्सप्लॉयटेशन, कैपिटलिज्म के रोल और क्लास स्ट्रगल को एक्सप्लेन करना है। साथ ही उनके थियरी के इम्प्लीकेशंस भी डिस्कस करने हैं। आंसर। इंट्रोडक्शन। कार्ल मार्क्स एक जर्मन फिलोसोफर और रेवोल्यूशनरी थिंकर थे जिन्होंने सोसाइटी को समझने के लिए क्लास और इकोनॉमिक स्ट्रक्चर पर फोकस किया। उनके हिसाब से क्लास का जन्म ओनरशिप ऑफ मीन्स ऑफ प्रोडक्शन से होता है। जिन्होंने प्रोडक्शन रिसोर्सेज ओन किए वो रूलिंग क्लास होते हैं, और जो सिर्फ अपना लेबर बेचते हैं वो वर्किंग क्लास बनते हैं। मार्क्स कहते हैं कि हिस्ट्री ऑफ सोसाइटी इज द हिस्ट्री ऑफ क्लास स्ट्रगल्स। चलिए देखते हैं उनके नजरिए से क्लास ग्रोथ के मेन फैक्टर्स क्या है। मेन बॉडी। 1. इकोनॉमिक स्ट्रक्चर और मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। मार्क्स कहते हैं कि हर सोसाइटी का बेस उसका इकोनॉमिक स्ट्रक्चर होता है। जिन्होंने लैंड, फैक्ट्रीज, मशीन्स या कैपिटल ओन किया वो रूलिंग क्लास, बुर्जुआजी, बनते हैं। जो लोग सिर्फ अपनी लेबर बेचते हैं वो वर्किंग क्लास, प्रोलेटेरिएट, बनते हैं। ओनरशिप का ये डिफरेंस क्लास बनने का सबसे बड़ा फैक्टर है। एग्जाम्पल, फ्यूडल सिस्टम में लैंडलॉर्ड्स और पेजेंट्स अलग क्लास द, जबकि कैपिटलिज्म में फैक्ट्री ओनर्स और वर्कर्स अलग क्लास बनते हैं। 2. रिलेशंस ऑफ प्रोडक्शन और एक्सप्लॉयटेशन। रिलेशंस ऑफ प्रोडक्शन का मतलब है ओनर्स और वर्कर्स के बीच के सोशल रिलेशंस। मार्क्स के हिसाब से एक्सप्लॉयटेशन यहां होती है, वर्कर्स सरप्लस वैल्यू क्रिएट करते हैं, लेकिन प्रॉफिट कैपिटलिस्ट्स के पास चला जाता है। इस वजह से इनइक्वालिटी और क्लास डिविजन्स बढ़ते हैं।
एग्जाम्पल, इंडस्ट्रियल कैपिटलिज्म में मजदूर दिन भर काम करते हैं लेकिन ज्यादा पैसा फैक्ट्री ओनर के पास जाता है। 3. कैपिटलिज्म का रोल क्लास डिवीजन को बढ़ाने में। कैपिटलिज्म क्लास डिविजन्स को और तेज करता है। पैसा और रिसोर्सेस कुछ लोगों के हाथ में कॉन्सेंट्रेट होते हैं और बाकी ज्यादा लोग सिर्फ वेज अर्नर्स बन जाते हैं। कंपटीशन के चक्कर में छोटे प्रोड्यूसर्स अपनी प्रॉपर्टी खो देते हैं और वर्किंग क्लास में शामिल हो जाते हैं। कैपिटलिस्ट्स हमेशा नए मार्केट्स और टेक्नोलॉजी क्रिएट करते हैं जिससे इनइक्वालिटी और गहरी हो जाती है। इस प्रोसेस में सोसाइटी दो मेन क्लासेज में डिवाइड होती है, बुर्जुआजी और प्रोलेटेरिएट। 4. क्लास कॉन्शियसनेस और क्लास स्ट्रगल। मार्क्स कहते हैं कि क्लास ग्रो होने का एक बड़ा फैक्टर है क्लास कॉन्शियसनेस। जब वर्कर्स समझने लगते हैं कि उनका कलेक्टिव एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, तब वो क्लास इन इटसेल्फ से क्लास फॉर इटसेल्फ बन जाते हैं, यानी ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रगल करते हैं। क्लास स्ट्रगल ही हिस्टोरिकल चेंज का इंजन है। एग्जाम्पल, वर्कर स्ट्राइक्स, ट्रेड यूनियंस और रेवोल्यूशंस इसी स्ट्रगल का पार्ट होते हैं। 5. आइडियोलॉजी और सुपरस्ट्रक्चर की रोल। मार्क्स कहते हैं कि रूलिंग क्लास अपनी पावर को आइडियोलॉजी, लॉ, रिलीजन और एजुकेशन के जरिए जस्टिफाई करता है। ये इंस्टीट्यूशंस वर्कर्स को तुरंत एक्सप्लॉयटेशन समझने से रोक देते हैं। एग्जाम्पल, कैपिटलिज्म में मेरिटोक्रेसी का आइडिया यूज किया जाता है जो असल इनइक्वालिटी को छुपाता है। कंक्लूजन। अंत में मार्क्स कहते हैं कि क्लास का असल बेस इकोनॉमिक स्ट्रक्चर है और मींस ऑफ प्रोडक्शन के ओनरशिप पर हाई क्लास बनती है। एक्सप्लॉयटेशन, कैपिटलिस्ट कंपटीशन और आइडियोलॉजी इससे और स्ट्रांग करते हैं। मार्क्स का मानना था कि क्लास स्ट्रगल आखिरकार रिवॉल्यूशन की तरफ ले जाएगा और एक क्लासलेस सोसाइटी क्रिएट होगी। उनका थियरी आज भी इनइक्वालिटी को समझने के लिए रेलेवेंट है। बिफोर वी एंड, please like, share and subscribe the channel for more such study materials and one important information। अगर आपको नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाउनलोड लिंक दिया हुआ है, जरूर चेक करें। थैंक यू।